कितनी अजीब है दुनिया, निरंतर चलती रहती है। अपने अपने क्रम से दिन आता है, ढल जाता है, रात आती है, चली जाती है। पूरी प्राकृतिक रहती है बिना विश्राम के। कोई नहीं रुकता किसी के लिए, पर मानव हरदम रुक रुक कर चलता है। अतीत कभी उसका पीछा छोड़ता और भविष्य के खुशहाल मधुर सपने देखने से वह बाज नहीं आता। जानता है सपने पूरे नहीं होते, फिर भी देखता है। दिन में सपना देखना यह भ्रम के आने वाला कल अच्छा होगा उसकी। आज की कड़वाहट कम नहीं कर पाते, पर चिंगम पर लगी मिठास की तरह दो पल ही सही मुंह के कसैलेपन को चांद को रोटी बनाकर बहलाने वाली माँ की तरह भला फुसलाकर आगे की जिंदगी जीने के लिए तैयार कर ही देती है। हर सुख के बाद दुख बिना बुलाए चला आता है और दुख के बाद सुख की प्रतीक्षा जीने की चाह जगाए रखती है। वक्त आगे बढ़ता रहता है, घड़ी की सुई घूमती रहती है, पर कभी कभी गाज गिरने के लिए वक्त की सुई पीछे भी घूम जाती है। रत्ना के वक्त की सुई आज पीछे की ओर घूम गई, जब बरसों बाद फिर उसे सुनने को मिला वही डायलॉग, तुम बहुत बुरी हो माँ। कितना कुछ उजड़ गया इस एक वाक्य की कैंची से। उसकी तमाम मजबूत सिलाई धड़ाधड़ कर निकल गई और रंगीन कवर के नीचे से झांकने लगी, पेंदे लगी जिंदगी। अतीत के झरोखे से जब उसने झांकने लगी रत्ना, तो लगा कि उसका पूरा बचपन बहुत शानदार था। खुशकिस्मत थी रत्ना, प्रतापगढ़ घराने में जन्मी रत्ना। रियासतें अब नहीं थी, पर रहन सहन में तमाम झाम शाही शानो शौकत आज भी कायम थी। महल नहीं था, पर उसकी हवेली भी महल से कम नहीं थी। अदब वाले नौकर चाकर हर समय अपनी हाजिरी देने के लिए तत्पर रहते थे। उसकी कोई भी फरमाइश और ख्वाहिश हर हाल में पूरी की जाती थी। भाई वीरसेन और रत्ना हमेशा फूलों के बिस्तर पर सोए, सोने चांदी की थाली में भोजन किया। बिना मांगे इतना कुछ मिला था कि मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्कूल कॉलेज की गलियों में उछलते कूदते, किताबों और नोट्स के आदान प्रदान करते, एनुअल फंक्शन के नाटकों में अपना किरदार निभाते, कॉफी हाउस में कॉफी की चुस्कियों के बीच सुमेश के साथ कब इश्क परवान चढ़ पता ही नहीं चला। कितना विरोध सहा, कितनी बंदिशों का सामना किया। लगभग 4 साल मनाती रही बापूसा को। बहुत उकसाया सहेलियों ने भागकर शादी करने के लिए, पर ना वो राजी नहीं थी। सुमेश, शादी जब भी होगी जब बड़ों के आशीर्वाद के साथ होगी, यही ख्वाहिश थी दोनों की। जब बापूसा राजी हुए तभी हुई उन दोनों की शादी। बस खाली एक साड़ी में लिवा लाए थे। स्वाभिमान सुमेश उसे। बापू साहब बहुत कुछ देना चाहते थे, पर सुमेश ने इनकार कर दिया। रत्ना राजमहल से निकलकर साधारण से परिवार की बहू बन गई। वो खुश थी। सुदर्शन कट काठी, ऊंचे सपने, सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श सहजे, शांति प्रिय युवक था उसका जीवन साथी सुमेश। उसे गर्व था अपने निर्णय पर। सुमेश पढ़ने में बहुत अच्छा और दूसरों को पढ़ाने में भी उसने टीचर की जॉब कर ली थी। शुरुआत में जीवन यापन की भी बहुत समस्याएं आई। पाई पाई को दांत से पकड़कर रखना रत्ना के वश की बात नहीं थी। कभी कभी उसे थोड़े से खर्चे के लिए कई महीने का इंतजार करना पड़ता। महंगी साड़ी और ज्वेलरी सपना बनकर रह गई थी। छोटी छोटी बातों पर रत्ना के आए दिन पार्टी का आयोजन होता था, पर अब रत्ना को जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर भी सिर्फ मंदिर जाकर संतोष करना पड़ता। कभी कभी झुंझला जाती वो। अपनी झुंझलाहट में सुमेश की साधारण नौकरी पर तीखे व्यंग करने से बाज नहीं आती। उसे गुस्सा आता सुमेश पर, क्यों दहेज नहीं लिया? अगर लिया होता तो सुख सुविधाओं से युक्त शानदार घर से लेकर महंगी ज्वेलरी तक सब कुछ होता उसके पास। पर सुमेश का शांत समृद्ध व्यवहार उसकी हर नदानी को मुस्कुराहट की हवा में उड़ा देने की कला जानता था। वक्त के साथ धीरे धीरे सुमेश के प्रेम ने हर खालीपन को भर दिया। वो खुद भी सुमेश के रंग में रंगती चली गई। जब प्रेम सर चढ़कर बोलता है तो कमियां ही खूबियां बन जाती हैं। अब जरूरतें इतनी ही थी जितनी पूरी हो जाती। आगे चलकर सुमेश कॉलेज के प्रोफेसर हो गए। बहुत शान शौकत ना सही, पर बंधी हुई आमदनी जीवन की जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। अब 2 बच्चों की माँ रत्ना का पूरा ध्यान बच्चों की परवरिश पर था। रत्ना ने बचपन से लेकर जवानी तक जाने कितने बच्चों को गलत संगत में पढ़ते देखा था, कितने बच्चों को आवारा होकर उजड़ते देखा था। ना जाने कितनी बार पढ़ा था, कितनी बार सुना था कि बच्चे सही परवरिश के अभाव में शराब सिगरेट पीने लगते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उसके भाई वीरसेन को भी नशे की ऐसी लत लगी कि जीवन तबाह हो गया उसका और पूरे परिवार का। सारा धन जमीन जायदाद भेंट चढ़ गया इसी नशे की। माजी साहब बापू साहब
को जिंदगी भर अफसोस रहा कि वीरसेन ने उनकी दी हुई आजादी और पैसे का दुरुपयोग किया। 10वीं के बाद वीरसेन को बाहर हॉस्टल में पढ़ने भेजा था। वहीं उसे नशे की लत लग गई। दारू से लेके चरस, गांजा, हीरोइन, जाने कौन कौन से तत्वों का सेवन करने लगा था वो। बात जब घर तक पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। बापू साह ने बहुत कड़ाई की, नशा मुक्ति केंद्र में भी लंबे समय तक रखा, पैसा देना बंद कर दिया, पर वह कभी कीमती सामान बेचकर तो कभी किसी से उधार लेकर अपनी जरूरतें पूरी कर लेता था। खुद की गोल्डन चेन, रिस्ट वॉच तक आधे से कम दामों में बेच आता। कभी माजी साह के गहने ले जाता तो कभी बापू साह की पॉकेट खाली कर देता। यहाँ तक कि गाय भैंस भी बेचकर नशे का जुगाड़ कर लेता। आवारा दोस्तों का एक ऐसा जमघट उसके पास था कि उसकी गिरफ्त से वह बाहर नहीं निकल ही नहीं पाया। सब वीरसेन के पैसों पर ऐश कर रहे थे। वह दूधिया गाय था सबके लिए, सो वह लोग किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते थे उसे। हालात दिन प्रतिदिन सुधरने की बजाय बिगड़ते चले गए। माजिसा बेटे की ठीक होने की प्रार्थना करती, भगवान के आगे आंचल फैलाती, आंसू बहाती, बेटे को अपनी सुगंध देती, पर पानी सर से ऊपर निकल चुका था। वह अपनी तमाम मनोबल और शक्तियों के बावजूद उसे रास्ते पर न ला पाए। उनके अंतिम समय में ना पैसा उनके पास रहा, ना संतान ही। माजिसा बापूसा के हालात ने उन्हें और भी तोड़कर रख दिया था। वह माजिसा बापूसा को दिलासा देती, उनके घावों पर संवेदनाओं की मलहम पट्टी करती, कभी कभी उनके पास सप्ताह भर रह आती, कभी जिद करके उन्हें अपने पास ले आती। पर बेटे के गम में घुलते माजिसा बापूसा असमय ही बूढ़े हो गए और न जाने किन किन रोगों ने उन्हें अपना शिकार बना लिया था। रत्ना चाहकर भी उनकी असमय मृत्यु को रोक नहीं पाई। बहुत विचलित थी वो भाई वीरसेन के कारनामों से। सारी प्रतिष्ठा, धन, रुतबा सब कुछ नशे की भेंट चढ़ गया था। वीरसेन का परिवार पाई पाई को मोहताज हो गया। भाभी अपने बच्चों को लेकर पीहर चली गई। वीरसेन ने कब कहाँ किन हालातों में जीवन जिया जानती तक नहीं रत्ना। बचपन में साथ खेले भाई की मौत पर 2 आंसू तक नहीं बहा पाई वो। वीरसेन स्वयं तबाह हुआ अब साथ में पूरे परिवार की तबाही का कारण भी बना। वीरसेन की जिंदगी के काले पृष्ठों ने रत्ना को पत्थर दिल बना दिया था। अब वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी, पर उनके भविष्य को लेकर हमेशा ही अत्यधिक सावधानी बरतती थी। भीतर के नरम दिल को कभी बाहर नहीं आने देती। अपनी भावनाओं के बहाव को जबरदस्ती सीने में छिपाकर कठोरता को धारण कर लेती। उसने अपने बच्चों को हमेशा ही अनुशासन में बांध कर रखा। निश्चित समय पर खाना, पीना, सोना, पढ़ना और खेलना, किसी भी तरह की कोई कोताहली उसे बर्दाश्त नहीं थी। वीरसेन की बर्बादी को बहुत नजदीक से देखा था रत्ना ने। शायद यही कारण था कि अपने बच्चों के प्रति ज्यादा उदार रह नहीं पाई वो। कभी कभी सुमेश समझाते, सबको एक तोला में नहीं तोला जा सकता रत्ना। सब बच्चे वीरसेन की तरह आवारा नहीं निकलते। रानी और राजीव को अपना बचपन जीने दो। बंदिशों का ऐसा पहाड़ मत खड़ा करो कि उनका व्यक्तित्व ही मर जाए। इस पर रत्ना प्रतिकार करती, देखो सुमेश, तुम बच्चों के मामले में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। मुझे पता है क्या सही है और क्या गलत। मैं माँ हूँ उनके भले के खातिर ही मैंने अपनी ममता को भीतर ही भीतर दबोच रखा है। वो एक बार पढ़ लिख कर अपनी मंजिल पा ले, अपने पैरों पर खड़े हो जाए, अपना भला बुरा समझने लगे, बस फिर मैं आजाद कर दूंगी उन्हें। फिर चाहे उड़े, मैं रुकावट नहीं बनूंगी। जब तक वह उड़ने लायक नहीं हो जाते कोई समझौता नहीं। सुमेश, मैं ना तो इतनी ही लचर पेंटिंग कर सकती हूँ कि बच्चे बिगड़ जाए, और ना ही रबड़ पेंटिंग कि बच्चे टूट जाए। मैं उस कुम्हार की तरह हूँ जो भीतर से सहारा देने के बाद ही बाहर चोट करता है। सुमेश उसकी दलीलों का मुकाबला नहीं कर पाते तो चुप हो जाते। दिन महीने और महीने सालों में तब्दील होते जा रहे थे। रानी और राजीव दोनों ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। प्रोफेसर पिता और माँ के कठोर अनुशासन में बड़े होते बच्चों की जब भी कोई जिद पूरी नहीं होती तो सीमित सी पॉकेट मनी ने फिल्म देखने की इजाज़त देती, ना ही रेस्टोरेंट जाने की। जब भी बच्चों को लगता वह दूसरे बच्चों की तरह आज़ाद नहीं, जब भी उन्हें टीवी देखने से रोका जाता, परीक्षा के दौरान तो टीवी का कनेक्शन कटवा दिया जाता था, तब रानी और राजीव दोनों के मुंह से एक ही डायलॉग निकलता था, तुम बहुत बुरी हो माँ।
रत्ना इस डायलॉग को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने का दिखावा करती, पर भीतर ही भीतर तड़प कर रह जाती। एक माँ को उसकी ही संतान बुरा कहे, इससे ज्यादा दुख इस दुनिया में किसी को किसी बात से नहीं हो सकता। रत्ना सोचती, मैं ये सारी शक्तियाँ तुम्हारे भविष्य बनाने के लिए ही तो कर रही हूँ बच्चों। जिस दिन कुछ बन जाओ, इस माँ की शक्तियों का मर्म समझ पाओगे। जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे तब जान पाओगे कि कितना मुश्किल होता है अपनी ममता का गला घोटकर अनुशासन का पाठ पढ़ाना। ऐसा नहीं होता कि वो कोई हिटलर थी। घर पर बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करती, एक एक लजीज डिश वह खुद पकाती, टिफिन ऐसा डालती कि सारे दोस्त टूट पड़ते थे। जब भी कोई अच्छी मूवी थिएटर में लगती, वो प्रोफेसर साहब के साथ बच्चों को भी लेकर जाती। बच्चों के बिना कभी कोई मूवी वह लोग नहीं देखते। 2 साल में एक बार कहीं ना कहीं घूमने अवश्य जाते, पर हाँ, वो बेमतलब की फजूल खर्ची नहीं करने देती। घर में बैठकर वीडियो गेम नहीं खेलने देती, बेसिर पैर का गेम शो WWF नहीं देखने देती, बाहर के जंक फूड नहीं खाने देती, आवारा दोस्तों को वो पल भर भी नहीं टिकने देती। बच्चों से मेहनत करवाती, एक एक नंबर के लिए PTM में टीचर का सर खाती, बच्चों को सुबह जल्दी उठाकर पढ़ने बिठाती, फिर भले उसको खुद भी जागना क्यों न पड़े। और बस इन्हीं सब की बदौलत जाने कितनी बार बच्चों के मुंह से सनसनाता सा एक तीर निकलता कि तुम बहुत बुरी हो माँ, जो उसके सीने को एक पूरे अस्तित्व को तार तार कर जाता था। इतना सब होने के बाद भी वह पीछे नहीं हटी। सुमेश भी उसकी लगन, मेहनत और इरादों को जानते थे, इसलिए उसके और बच्चों के बीच कभी नहीं आए। बच्चों को प्रोग्रेस देखकर वह बहुत खुश होते। यह तब तक की बात है जब रानी कॉलेज में और अजीब वार्ड में था। अचानक हृदय गति रुक जाने से सुमेश उसे छोड़कर चले गए। भारी दुनिया में बच्चों के सिवाय उसका कोई नहीं था। महीनों बाद वह जब संभली तब लगा घर की आर्थिक स्थिति को संभालने और बच्चों की परवरिश की खातिर उसे अब हाल में नौकरी करनी होगी, अन्यथा बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा, और ऐसा वह हाल में नहीं होने देना सकती थी। थोड़ी सी कोशिश और सुमेश के दोस्तों की सिफारिश से उसे सुमेश के कॉलेज में टीचर की नौकरी मिल गई। अब उसके संसाधन और आमदनी एकदम सीमित हो गए थे। जवानी की दहलीज पर उम्र के जिस मोड़ पर बच्चों को पिता के साये की बेहद जरूरत थी, सुमेश उन्हें छोड़कर चले गए थे। रत्ना ने तब जी तोड़ कोशिश की कि बच्चों को कोई कमी न रहे। नौकरी और घर दोनों धुरियों को सहती हुई, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लिए वह चुपचाप चलती रही थी। अपने मकसद पर उसकी निगाहें टिकी थी। पुरुषार्थ का प्रतिसाद भी मिला उसे। रानी ने इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद MA किया और फिर साथ में पढ़ने वाले चिराग से शादी। राजीव ने इंटीरियर डिजाइनर की डिग्री लेकर एक बड़ी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर अपना जॉब शुरू किया। कंपनी ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। लगभग 2 सालों से वह वहीं है। रत्ना खुश थी। बच्चों की तरक्की देखकर वह पूरे सारे गम भूल चुकी थी। अब बुढ़ापे पे और बढ़ते शरीर के साथ एकाकी रहना खालता जरूर था, पर वह अपने को व्यस्त रखती। रिटायरमेंट में अभी 2 साल थे। आगे की जिंदगी के बारे में बहुत नहीं सोचा उसने। दिन सरकते जा रहे थे, यही क्या कम था। दिन कॉलेज में निकल जाता और रातें किताबों और संगीत के सहारे। ऐसे में साल भर की शादीशुदा बेटी 2 दिन पहले जब अपना सूटकेस उठाकर पति चिराग से झगड़कर उसके पास चली आई, तो उसके जिस्म पर आकाश की तमाम बिजलियों माने एक साथ गिर पड़ी थी। बेटी और दामाद से पूछताछ करने और उनकी बातों की तह तक जाकर उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ अहंकार की लड़ाई थी, जहां छोटी छोटी बातों को उसने रानी ने इशू बना लिया था। रत्ना जानती थी छोटे छोटे झगड़े हर पति पत्नी के बीच होते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं कि आप घर छोड़कर चले जाओ। रिश्तों को बनाना आसान होता है, पर ताउम्र उन्हें संजोना मुश्किल। तिल का तार बना लेना किसी समस्या का हल नहीं होता, जबकि आपसी समझदारी से ही हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। रत्ना ने प्यार से समझाया रानी को, देखो रानी, मैं यह नहीं कहती कि तुम किसी अत्याचार को सहन करो, किसी के गुलाम बनकर जियो, किसी को स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने दो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम पति से बेमतलब लड़ झगड़ कर मेरे पास रहने चली आओ। अपनी गलती को गलती न मानो। बिफर गई थी रानी। जानती हो, जवानी में तुमने कभी डिस्को नहीं जाने दिया, सहेलियों के साथ फिल्म भी देखने नहीं देती थी तुम। कभी जरा से खुले कपड़े पहनती तो तुम्हारी टोका टोकी चालू हो जाती, पर अब मैं तो खुद कमाती हूँ, तब भी
कोई अपनी पसंद से नहीं जी सकती। पहले तुम और अब तुम्हारा दामाद। जरा सी बियर क्या ले ली मैंने उस दिन। पूरे 2 दिन तक बात नहीं की मुझसे। मुझे नहीं पता था कि इतने खुले विचारों का होने के बावजूद इतना दकियानुसी निकलेगा मेरा पति चिराग। और तुम कहती हो वहीं चली जाओ वापस। तुम मेरी माँ हो या मेरी दुश्मन? रानी ने पांव पटकते हुए कहा। मैं तुम्हारी माँ हूँ रानी, इसलिए कह रही हूँ। सही रास्ते का चुनाव ही सही मंजिल पर ले जाता है। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हारी जगह अगर वो शराब पीकर घर आता तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतती? बियर पीना, भड़काऊ कपड़े, देर रात तक चलते वाले डिस्को में हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। आधुनिकता का झूठा दिखावा हमें कहीं का नहीं छोड़ता बेटी। चिराग तुम्हारे हित की बात करता है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। अगर वो तुम्हारी परवाह ना करे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम जानती हो मैं वो माँ नहीं जो अपनी संतान की कमियों पर पर्दा डालकर उसका अहित करूं। अगर गलती तुम्हारी है तो उसे स्वीकार करने में हिचकिचाहट कैसी? अहंकार से किसी समस्या का समाधान नहीं होता मेरी बच्ची। माता पिता के बीच छोटी मोटी बात होती रहती है, पर उस छोटी सी बात को जीवन पर हावी होने दोगी तो जिंदगी में बिखराव के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा। मैं तुम्हारा घर उजड़ते हुए नहीं, बसते हुए देखना चाहती हूँ। नादान कदमों की लड़खड़ाहट से लंबी रेस को नहीं जीता जा सकता, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हारे साथ जिस दिन कुछ गलत होगा मैं खड़ी रहूंगी तुम्हारे साथ, पर तुम्हारी गलतियों को अनदेखा मैं नहीं कर सकती। पर माँ, मैं खुद कमाती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ, फिर क्यों रहूं किसी कैद खाने में? मैं आजाद होकर जीना चाहती हूँ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आखिर तुम भी तो अकेले रहते रहते थक गई होगी। मैं साथ रहूंगी तो तुम्हें भी आराम रहेगा। रानी ने रत्ना का हाथ पकड़कर चापलूसी भरे स्वर में कहा। घर कोई कैद नहीं होता रानी। पंछी चाहे जितनी लंबी उड़ान भरे, शाम को थक कर उसे घोंसले में ही लौटना होता है। आसमान में तो विश्राम की गुंजाइश ही नहीं है। धरती को छोड़कर जीने की चाह हमें कहीं का नहीं छोड़ती। अनुशासन को जंजीरें मत मानो रानी। अनुशासन विहीन समुद्र सुनामी के अलावा कुछ लेकर नहीं आता। और हाँ, मेरी चिंता तो तुम रहने दो लाडो। मैं अपनी जिंदगी अभी आराम से जी रही हूँ। मुझे सहारे की आवश्यकता नहीं। जब होगी तुम्हारे पास खुद आऊंगी। तब चाहो तो नाती की परवरिश की जिम्मेवारी बेशक मुझे दे सकती हो। तिरछी नजरों से रानी के चेहरे के हाव भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए रत्ना ने कहा। रानी ने कितना सुना, कितना समझा, कितना स्वीकार किया, कहा नहीं जा सकता। तुम बहुत बुरी हो माँ। कहते हुए रानी सूटकेस में कपड़े रखते हुए चिराग को फोन करने लगी तो रत्ना ने चैन की सांस ली। महीनों बाद आई बेटी का ऐसे स्वागत वो कतई नहीं करना चाहती थी, पर क्या करती। वो एक ऐसी माँ थी जो अपने बच्चों का हित साधने के लिए अपने दिल पर पत्थर रखना जानती थी। वो ऐसी माँ नहीं थी कि बेटी की गलतियों के लिए दामाद को दोषी ठहराए। वो एक मजबूत और सुदृढ़ सोच वाली माँ है जिसे अपने बच्चों की खुशियों के लिए बुरा बनकर रहना पसंद है। मैं बहुत बुरी हूँ बच्चों, पर तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा इन्हीं बुरे हाथों में है। सोचते हुए रत्ना अपनी नम आंखों को बेटी से छुपाते हुए मुस्कुरा दी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।